Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video will be basically we are going to start a new subject. ठीक है, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और इसका नाम है इंडियन पॉलिटी. ठीक है, इंडियन पॉलिटी. And this is exclusively I am making for UPSC, and it will also be very beneficial if you are preparing for state public service commission. Okay, so for both state civil services and civil services as a whole UPSC कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी यहाँ पे आपको मिलेगा एंड चैप्टर वाइज मिलेगा. टोटल 75 के आसपास चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी. ये बेसिकली रेफरेंस की बात करूँ कहाँ से रेफरेंस मैं ले रहा हूँ तो इट इज़ बेसिकली एम लक्ष्मीकांत. ठीक है, ये बहुत ही फेमस बुक है एंड मोर ओवर सारे ही इसी बुक से पढ़ते हैं. तो मेरा एम क्या है कि मैं इतना मतलब ब्रीफ बट नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कंटेंट. ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कंटेंट हो जो काफ़ी आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सको एंड बट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बट मतलब कोई भी ऐसा पार्ट ना छूट जाए जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा. चाहे बात करें प्रीलिम्स, ठीक है, चाहे बात करें मेंस की. मेंस में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप बड़े ध्यान से सुनना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 की, जो कि जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं. ठीक है, तो चैप्टर 1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे. तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें. कंटेंट में देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि आज ही हम लोग कवर कर लेंगे. बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि जब से अंग्रेज़ आए और जब तक हमारा आज़ाद नहीं हुए हम लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, तब तक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या पॉलिटिकली हमारा बैकग्राउंड रहा है वो हम डिस्कस कर लेंगे. देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा प्रोसीजर क्या रहा, प्रोसेस क्या फॉलो किया हमने. सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये सारे कुछ कंटेंट है, ये सारे बेसिकली चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1 से लेकर अगर आप काउंट करो तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स हैं बेसिकली. ये पार्ट 1 के इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये हम लोग कवर करेंगे और बेसिकली आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं. तो हम बेसिकली फोकस करेंगे, हम लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. हम फोकस करेंगे एग्ज़ाम के लिए कीवर्ड्स क्या है, पॉइंट्स क्या है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और क्या इम्पोर्टेंट है इस किताब में. हालांकि ये किताब मतलब बहुत बल्क तो नहीं है, मतलब इतना अच्छा बहुत बढ़िया किताब है ये एंड बट फिर भी अगर आप पॉइंट आप वर्ड बाई वर्ड पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है. मेरा टारगेट ये है कि आपका टाइम सेव करो. ठीक है, तो कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स वी विल डिस्कस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत में आए थे 1600 में. सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिश आए थे भारत में 1600 ईस्वी में, क्योंकि हम लोग ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं. और वो आए थे एज ए ट्रेडर. ठीक है, और वो आए थे एज ए ट्रेडर फ्रॉम जो कंपनी थी उनकी जो यहाँ आई थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो ब्रिटिश आए थे 1600 में एज ए ट्रेडर आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी वो उनकी कंपनी का नाम था और 1600 में वो लोग आ गए थे. ठीक है, भारत में. अब आगे बढ़ते हैं. उनको राइट ऑफ ट्रेडिंग मिला था. वो खाली ट्रेडिंग का राइट लेके आए थे इंडिया के लिए वो लोग इंडिया में आए थे और इंडिया के लिए उनको मिला था अपने देश से, बेसिकली ब्रिटेन से उनको राइट मिला था. एंड ये राइट ग्रांट किया था क्वीन इलिजाबेथ प्रथम. ठीक है, फर्स्ट ने ये राइट उनको दिया था ट्रेडिंग का. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. बट उन्होंने 1765 में, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने 1765 में, ब्रिटिशर्स ने 1765 में दीवानी राइट ले लिया किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 3 जगह का दीवानी राइट इन्होंने ले लिया.
ठीक है, दीवानी राइट ले लिया। ये वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी है, पूरे इसमें कई सारी लड़ाइयाँ हैं, बक्सर की लड़ाई है, ठीक है। तो ये बेसिकली लड़ाई जीत के बेसिकली इन्होंने 3 जो एरिया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट ले लिया। दीवानी राइट क्या है? यह एक ऐसा राइट है जहाँ पे रेवेन्यू प्लस सिविल राइट्स दोनों आपके हाथ में आ जाते हैं। रेवेन्यू भी आपके हाथ में है और आप सिविल राइट्स भी है, मतलब आप गवर्न भी कर सकते हो। तो दीवानी राइट इन्होंने 1765 में हासिल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने फिर 1858 में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है 1858 में। अब चूंकि देखिए 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। ये बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि उग्र थे सारे सिपाही, परेशान थे कंपनी के शासन से। कंपनी के शासन से वो बहुत ही परेशान हो गए थे और विद्रोह कर दिया था। तो ब्रिटेन में ऐसा देखा गया कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये जो कंपनी है विद्रोह हो रहे हैं इसके शासनकाल में। तो ब्रिटेन ने क्या किया, 1858 में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। क्राउन ने, मतलब वहाँ के जो राजा थे, जो मतलब हिज हर डायनेस्टी जो भी उसको कहते हैं, उन्होंने खुद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 1858 में। अब देखिए कितने आसानी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उतना बल्क पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है 1934 में एम एन रॉय एक, इनको माना जाता है कि ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इंडिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ये फाउंडर माना जाता है इनको, एम एन रॉय। इन्होंने सजेस्ट किया था 1934 में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था, तो वो थे एम एन रॉय। किसने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सजेस्ट किया था, तो एम एन रॉय। और इन्हीं के सजेशन पे बहुत बाद में, मतलब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, ठीक है। जनवरी 26 1950 को एक और इवेंट होता है जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू कर लिया। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार तो बहुत पहले हो गया था, हमने इसको लागू कर दिया। जनवरी 26 1950 से हम एक गणतंत्र राज्य बन गए, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी बातें हुई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका रूट था ब्रिटिश रूल में। तो इसलिए यहाँ पे अब ब्रिटिश रूल, मतलब हमने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया, हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए, लेकिन इससे पहले तक तो शासन के लिए कुछ तो नियम रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक नियम है, शासन का एक नियम है। शासन के लिए इसमें ये बेसिकली रूल बुक है, किसी एक कंट्री को गवर्न करने के लिए रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये नहीं था तो इससे पहले भी रूल बुक थे, इससे पहले भी गवर्नेंस होती थी भारत में, वो करते थे ब्रिटिश, ठीक है। तो वो हमें जानना जरूरी है कि इससे पहले क्या था, कौन से रूल्स थे, क्या रेगुलेशन था। तो सबसे पहले कंपनी रूल आया। कंपनी रूल था जिसका ड्यूरेशन रहा था 1773 से 1858 तक, ठीक है। 1773 से 1858 तक इनका ड्यूरेशन था। इसमें कई सारे एक्ट आए थे, ठीक है। तो सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा शासन हुआ था भारत में। और ये फर्स्ट स्टेप था इंडिया में कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के द्वारा मतलब क्राउन के द्वारा, ठीक है। जब मैं ब्रिटेन और क्राउन कह रहा हूँ तो दो बातें, ब्रिटेन तो एक देश है, ठीक है। क्राउन वहाँ के शासक थे, मतलब जो भी हर डायनेस्टी, हिज डायनेस्टी, वहाँ पे राजा शासन करते थे उस समय, ठीक है। तो क्राउन ने फर्स्ट टाइम कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का कोशिश किया इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे पहले वो कोई रेगुलेशन नहीं था, इंडिया में आके वो कंपनी अपना बिजनेस करती थी, कोई रेगुलेशन नहीं था। बट यहाँ पे अब रेगुलेशन शुरू हो गया था। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया गया, क्लियरली डिफाइंड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे पहले क्या था, कुछ डिफिनीशन नहीं था कि क्या पॉलिटिकल और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे इसको धीरे धीरे डिफाइन करना शुरू कर दिया ब्रिटेन ने।
फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने की। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि जितने भी ब्रिटेन के टेरिटरी थी इंडिया में, जिसको कहते हैं ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी, उसको सेंट्रलाइज्ड तरीके से कंट्रोल किया जाए, जहाँ पे सेंटर हो और वहाँ से हर एरिया को, प्रोविंसेस को, ब्रिटिश प्रोविंसेस को कंट्रोल किया जा सके। इसकी शुरुआत हो गई इस रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। उस समय बेसिकली 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बंगाल, देन बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी। इनको सेंट्रलाइज्ड शासन करने के लिए ये बेसिकली एक्ट एक शुरुआत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फीचर्स, अब देखेंगे हम फीचर्स देखेंगे इस एक्ट के। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया और उनको अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनको एक एक्सिक्यूटिव काउंसिल दे दिया गया, जिस एक्सिक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर थे, इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए, ठीक है। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। यहाँ याद रखिएगा, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब भी आए तो आप मारिएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे कीवर्ड है, तो आपको मारना है लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं इसमें। एक तो बदल दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, उनको एक एक्सिक्यूटिव काउंसिल दे दिया गया 4 लोगों के साथ, जो उनकी मदद करने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और इवेंट हुआ कि सेंट्रलाइज्ड, मैंने बोला था ना कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था इन्होंने। और सेंट्रलाइज्ड तभी होगा जब बाकी जो 2 प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर्स का जो वैल्यू था उनको सबऑर्डिनेट की तरह बना दिया जाए। उनको कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे ला दिया जाए, उनकी इंडिपेंडेंट पावर को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। इंडिपेंडेंट पावर को ख़त्म कर और उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो चाहेंगे वो बाकी गवर्नरों को, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को फॉलो करना पड़ेगा, तो इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में कलकत्ता में, और एक चीफ जस्टिस रहे इसमें और 3 अदर जजेस के साथ ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हो गई। तो ये सारे इवेंट आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो लोग काम कर रहे थे कंपनी में, इनको मना कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। कोई भी प्राइवेट ट्रेड ये लोग नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रेड मतलब कंपनी से हटके भी ये लोग ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। इससे क्या थी, कंपनी घाटे में जा रही थी, ठीक है। तो अब ये जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे व्यापारियों, इंडियन लोगों के साथ, ये ख़त्म कर दिया गया। बोला कोई प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे, आप बस कंपनी के लिए काम करोगे। एंड इनको मना कर दिया गया कि आप कोई भी आपको प्रेजेंट देता है, कोई गिफ्ट उपहार देता है, आप नहीं लोगे। और कोई भी घूस मिलता है आपको, जिसको ब्राइब कहते हैं, आप नहीं लोगे। तो ये सारी बातें क्लियर कट इनको आदेश दे दिया गया कि आप इन सब एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगे, ठीक है। देन बात करें अगर एक और बड़े पॉइंट की, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक गवर्निंग बॉडी कंपनी की बना दी गई। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी मतलब कंपनी के अंदर ही एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई। और इनको टास्क दे दिया ब्रिटेन ने कि आप रिपोर्ट करोगे रेवेन्यू मैटर पे, सिविल मैटर पे और मिलिट्री अफेयर्स पे। बात करें अगर इंडिया की, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के अंदर ही एक कुछ लोगों की गवर्निंग बॉडी बना दी, जिसका नाम दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इनको बोल दिया कि आप रिपोर्ट करोगे कि कंपनी कितना रेवेन्यू अर्न करती है, सिविल मैटर्स में क्या इंडिया में क्या हाल है, और मिलिट्री अफेयर्स इंडिया का क्या है, ये सब कुछ आप रिपोर्ट करोगे ब्रिटेन को, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट थे। अब अगला जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसका पीरियड है 1784, जिसका साल है 1784 में ये एक्ट आया था। बेसिकली ये एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर दे दिया गया।
और एक नई बॉडी बना दी गई जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनको पॉलिटिकल अफेयर्स का टास्क दे दिया गया। मतलब यहाँ पे डबल गवर्नेंस यहाँ पे शुरू कर दिया गया। देखिए फिर से बताता हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है कि जो काम था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था गवर्निंग बॉडी, इसको बोला गया कि नहीं भाई आप बस कॉमर्शियल अफेयर देखोगे, और हम ब्रिटेन ने बोला कि हम एक नई बॉडी बना देते हैं जिसका नाम रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो देखेगी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो बातें याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर, डबल गवर्नेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि आप सुपरवाइज करोगे और डायरेक्ट करोगे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी। ठीक है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी आप सुपरवाइज करोगे और डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन्स। अगर इस एक्ट की बात करें सिग्निफिकेंस के मैटर में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है इसकी, तो 2 रीजन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ब्रिटिश का पोसेशन यहाँ पे इंडिया में मतलब इस एक्ट के द्वारा क्लियरली दिखाई देने लगा। और ब्रिटिश जो है पोसेशन, पहले कंपनी यहाँ पे पोसेशन ज़्यादा था, ब्रिटेन अब क्या है क्लियरली यहाँ पे इंडिया में पोसेशन दिखाने लगा। दूसरा, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटेन ने क्या किया, पहले तो इनको कंपनी को पूरा छूट था कि भाई आप करिए, जो करना है वो करते रहिए, हमें बताते रहिए क्या बेनिफिट है क्या लॉस है, बट यहाँ पे अब सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन ने शुरुआत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट आता है उसका नाम है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे 1833 में, और ये पहला चार्टर एक्ट था 1833 का। ये एक फाइनल स्टेप माना जाता है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोर्टफोलियो चेंज करके इनको बोला गया कि अब आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो। तो बंगाल हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल को कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन बंगाल वाले को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। पहले इनको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और दोनों को बाकी बॉम्बे और मद्रास वालों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में इनको कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन बाद में इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, पूरे इंडिया का। ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पहला था पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये बहुत अच्छे आदमी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा वगैरह बहुत इन्होंने अच्छे काम किए। ठीक है, ठग्स वगैरह को ख़त्म करना, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार लाना। विलियम बेंटिक बहुत अच्छे गवर्नर जनरल थे, ये काफ़ी इंडिया के लिए अच्छी सोच वाले ये व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इस चार्टर एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कि खुद के एरिया को गवर्न करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का, लेजिस्लेशन करने का जो पावर था, इन गवर्नरों को, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को, इनको भी छीन लिया गया। इनके लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया। सेंट्रलाइजेशन की तरफ ये बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, देन इंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी की तरफ से इसकी जो एक्टिविटीज़ थी इसको ख़त्म कर दी गई। और इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स। तो और इसको बोला गया कि आप काम करोगे इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स, इनके बिल्कुल अंदर काम करोगे। आपका जो इंडिपेंडेंट पावर था कमर्शियल बॉडी का, इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात थी, चार्टर एक्ट के द्वारा आई थी। इसमें अटेम्प्ट किया गया था, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। बट ये इस प्रपोजल को ही निगेट कर दिया गया आफ्टर अपोजिशन
फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे जो थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी कंपनी के अंदर, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, इंडियन लोगों के लिए हम लोग सिविल सर्विसेज नहीं खोलेंगे। और यहाँ पे प्रपोजल तो था 1833 में, लेकिन निगेट कर दिया गया, मना कर दिया गया, अपोजिशन हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो ये बेसिकली ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, और ये बेसिकली लास्ट एक्ट है, चार्टर सीरीज़ की लास्ट एक्ट है ये। इसने सेपरेट किया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उनकी काउंसिल के जो फंक्शन थे वो पहले एक साथ थे, अब वो क्या खुद ही लेजिस्लेट करते थे, खुद ही एग्जीक्यूट करते थे। अब यहाँ पे लेजिस्लेशन के पावर को और एग्जीक्यूशन के पावर को दोनों को सेपरेट कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा, और ये सेपरेट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल की एक्टिविटीज़ को। देखिए पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल है, और उस काउंसिल में जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे काउंसिल जो था जिसमें 4 लोग थे जो सहायता कर रहे थे, इस काउंसिल के पास फुल राइट था कि खुद ही नियम बनाते थे, खुद ही लेजिस्लेट करते थे और खुद ही एक्सिक्यूट करते थे, ठीक है, एक्सिक्यूट भी करते थे खुद ही, तो मतलब खुद ही करता खुद ही धरता, ठीक है। लेकिन आप देखना हमेशा देखिए जो 3 बॉडी होती हैं, लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट और ये इंटरडिपेंडेंट होती है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहती है। तो पहले क्रॉस चेक नहीं होता था, लेकिन बाद में ऐसा फील हुआ कि इनको सेपरेट करना चाहिए लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन को, ठीक है, तो सेपरेट किया गया 1853 में। देन 6 नए मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू काउंसिल नए डाल दिए गए, और इसमें इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की गठन कर दिया गया, और इसको कहा गया मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। ये जस्ट लाइक जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट काम करती थी, उसी तरीके से मिनी पार्लियामेंट काम करने लगी। 6 नए मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिलर के तरीके से काउंसिल में ऐड कर दिया गया, और इसी बॉडी को कहा गया कि ये भाई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक मिनी पार्लियामेंट की तरह भारत में काम करने लगी, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पे जो प्रपोजल था इसको निगेट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया कंपटीशन सिस्टम, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स, और मैकाले कमेटी बना दी गई। ये एक ऐसी कमेटी थी जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज पे थी, और ये 1854 में ये इस कमेटी का गठन हुआ था, और इसी के बाद इंडिया में ओपन कर दिया गया इंडियन पीपल के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब कि पहली बार भारतीय लोग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने लगे। 6 जो नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, 6 न्यू, इनमें से 4 जो मेंबर थे वो अपॉइंट किए जा रहे थे लोकल बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये इंडियन थे, ठीक है, ठीक है, बेसिकली इंडियन नहीं थे, बेसिकली 4 ऐसे मेंबर थे जो कि लोकल थे, लोकल मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द क्राउन रूल की, क्राउन रूल की अब बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनी रूल के बाद बेसिकली क्राउन रूल आता है। तो क्राउन रूल मतलब कि डायरेक्ट ब्रिटेन ने शासन ले लिया था भारत का, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी जो भी इंडिया की थी उसका शासन ले लिया था। और ये इवेंट इसलिए हुआ था, ये चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। अब सिपाहियों ने जब विद्रोह किया था तो ब्रिटेन डर गया, ब्रिटेन ने सोचा कि यार कहीं ना कहीं कंपनी का जो शासन है वो ठीक नहीं है और हमें खुद ही शासन लेना पड़ेगा। तो इसके बाद सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया इंडिया का शासन, और इन्होंने शासन किया 1858 से 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए तब तक इन्होंने शासन किया भारत पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो एक्ट था इस दौरान जो शासन के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी शासन के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई ना कोई एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो एक्ट था जो कि क्राउन रूल के समय था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
ये ऑब्वियसली रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसी के बाद ये एक्ट आया था। एंड ये एक्ट को कहा जाता है कि ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है, कि ये ऐसा एक्ट था कि इंडिया में गुड गवर्नमेंट लाया जाए, ठीक है। और पावर्स जो थे, सारे पावर्स ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे दे दिए गए, मतलब कंपनी को ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल, और सारे पावर्स जो थे वो दे दिए गए ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एक अगेन पोर्टफोलियो चेंज हुआ, नोमेनक्लेचर या फिर पोर्टफोलियो चेंज कह सकते हैं। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया में, और जो पहले वायसराय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वायसराय कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। एबोलिश कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, बिकॉज ये सब कंपनी से रिलेटेड थे, तो इनको एबोलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नए पोस्ट की गठन कर दी गई, और इस पोस्ट को बेसिकली कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो सुप्रीम पावर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और ये एक मेंबर होते थे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते थे, और इनको एक काउंसिल दे दिया गया ताकि सहायता करें इनके काम के लिए। और ये 15 मेंबर का एक काउंसिल था, 15 मेंबर के काउंसिल के ही सपोर्ट पे ये काम करने लगे इंडिया में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दे दिया गया ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर। और ये वैसे इंसान होते थे जो कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होते थे, और इनको 15 मेंबर का एक काउंसिल दे दिया गया ताकि इनकी मदद की जा सके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो मतलब कि ये जो एक्ट आया कहीं ना कहीं गुड गवर्नमेंट की तरफ था। डरे हुए थे ब्रिटिश वाले कि सिपाही विद्रोह जस्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये डर इनके मन में था, तो इन्होंने बहुत बड़े तौर पे कुछ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में इंडिया के कुछ चेंज नहीं किया, बस इन्होंने फोकस किया कि गुड गवर्नमेंट चलती रहे, ठीक है। इसके बाद आता है 3 एक्ट, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहते हैं, जिनका 3 पीरियड था, 1861, 1892, और यहाँ पे एक और पीरियड है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा पीरियड छूट गया, 1909, ठीक है। तो ये 2 काउंसिल आए थे, ठीक है, 1861 और 1892 वाला। ये इसलिए लाया गया था कि कोऑपरेशन लिया जा सके इंडियंस का, मतलब कि सिपाही विद्रोह हुआ था तो उसमें देखा गया था कि कहीं ना कहीं इंडियंस ने सपोर्ट नहीं किया, प्रिंसली जो स्टेट थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, तो इंडियंस का कोऑपरेशन कहीं ना कहीं इनको ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब विद्रोह होता है तो सारे एक साथ हो जाते हैं, कोई इंडियन ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करे ब्रिटेन को। तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में इनको लेके आओ, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इनको लेके आओ, ताकि ये सपोर्ट करते रहे ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर को। तो देखिए, अब फीचर की बात करें, फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1861, तो यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह काम किया इसने, जिसमें इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा गया, ठीक है। इंडियंस ने ज्वाइन किया 1861 के एक्ट को। वायसराय को पावर था कि वो नॉमिनेट कर सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तरह के तौर पे इंडियंस को, ठीक है, वायसराय को ये पावर दे दिया गया था। देन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, जिसमें राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे, और सर दिनकर राव थे, जो ये 3 लोग थे, इनको नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इससे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, जो कि सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन मैंने बताया था कि बढ़ता गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि, और बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स को सबऑर्डिनेट दिया गया था सेंट्रलाइजेशन के तहत, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब जो प्रोविंसेस थे, जो प्रेसिडेंसी थे, उनको अलग पावर दे दी गई, ठीक है, अपने खुद को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको NWFP कहते हैं, और पंजाब के लिए
इस्टेब्लिश कर दिया गया। और 3 ये डेट है जो बंगाल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो 1862 में उसका गठन हुआ था, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का था वो 1866 में हुआ था, और पंजाब का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका गठन 1897 में हुआ था। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या, मतलब इन क्षेत्रों को, बंगाल को खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया है, और वो पावर तभी आएगा जब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, कुछ लोग काम करेंगे। तो ये मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस था, और इसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस्ड बाई कैनिंग इन 1859, मतलब डिफरेंट पोर्टफोलियो दिया जाने लगा, जैसे कि कोई ये मिनिस्टर रहेगा, कोई वो मिनिस्टर रहेगा, तो डिफरेंट जो पोर्टफोलियो सिस्टम था जो कि लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत किया था 1859 में, उसको रिकॉग्निशन दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, इम्पावर कर दिया गया वायसराय को टू इशू ऑर्डिनेंस, मतलब कि जैसे अपना अभी प्रेसिडेंट है जो भारत का प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकते हैं, बिना उसको कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही उस समय 1861 वाले जो एक्ट था उसमें इम्पावर कर दिया गया था, वायसराय को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो इशू कर सकते थे ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस की, एंड ये तब ऑर्डिनेंस दे सकते हैं जब इमरजेंसी हो। एंड द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, 6 मंथ के लिए इसकी वैलिडिटी थी, इसके बाद ये इनवैलिड हो जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम फीचर ऑफ द एक्ट 1892 के बारे में यहाँ पे। ठीक है, 1892 के बारे में करेंगे, फीचर ऑफ द एक्ट 1892 की। एंड अब हम बात करेंगे 1892 के फीचर की, जो एक्ट था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पहले यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स को इंक्रीज़ किया गया था 1861 में, उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया और इनकी संख्या और बढ़ा दी गई। एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बोथ, दोनों में जो नॉन ऑफिशियल, मतलब कि अब देखिए 2 कैटेगरी में बांट दिया गया था इनको, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल के अलग पावर होते थे, ऑफिशियल के अलग पावर होते थे। तो यहाँ पे लेकिन जो मात्रा बढ़ाई जा रही है, जो नंबर बढ़ाया जा रहा है, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बढ़ाई जा रही है, दोनों में, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बोथ लेजिस्लेटिव्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो पावर है, पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, इनको बढ़ा दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं कहें तो एक इंक्रीज पावर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर में इंक्रीज कर दिया गया। और यहाँ पे जो इनके पावर थे, जैसे कि डिस्कशन ऑफ बजट एंड क्वेश्चन पूछना एग्जीक्यूटिव से, ये सारे पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिए गए। देन कुछ नॉमिनेशन किए गए, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट, अगर ए की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय द वायसराय खुद नॉमिनेट कर सकते थे, जस्ट लाइक जैसे अभी प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट राज्यसभा में कुछ और लोकसभा में, दोनों में नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, वैसे ही पहले भी था। तो वायसराय के पास पावर था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और रिकमेंडेशन होना चाहिए था, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे वायसराय नॉमिनेट कर सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के बेसिकली रिकमेंडेशन पे। दूसरा जो नॉमिनेशन था नॉन ऑफिशियल मेंबर का, वो किया जा सकता था दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर्स कर सकते थे, यहाँ पे वायसराय नहीं, गवर्नर कर सकते थे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो दो विभागों में, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कर सकता था, वायसराय कर सकते थे, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो नियुक्ति होती थी वो गवर्नर करते थे। ये इस बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, एक्ट 1892 का।
लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, जैसे कि नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए, हालांकि इलेक्शन वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ था इस एक्ट में, लेकिन ऐसा देखा गया कि नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए इलेक्शन किया गया, लिमिटेड वे में इनडायरेक्ट प्रोविजंस के द्वारा इलेक्शन किया गया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन का जिक्र इस एक्ट में कहीं नहीं था, लेकिन इलेक्शन किया गया नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए, ठीक है। देन अब बात करेंगे फीचर ऑफ द एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले एक्चुअली सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, मॉर्ले, एंड मिंटो थे वायसराय, ठीक है, वायसराय थे मिंटो, और इन दोनों ने मिलकर एक रिफॉर्म किया जिसको कहते हैं जो कि एक्ट ही था, एक्ट ऑफ 1909। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को दोनों लेवल पे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया गया। अगर एग्जांपल के तौर पे कहें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और बात करें अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, तो वहाँ पे बेसिकली कोई अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग इंक्रीज किए गए, कोई फिक्स नंबर नहीं था। तो ये जान लीजिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 कर दिया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर बढ़ाया गया उसका कोई भी इन पर्टिकुलर साइज नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी इंक्रीज किया गया था। रिटेन कर रखा गया था ऑफिशियल मेजोरिटी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया था। तो देखिए सेंट्रल लेवल पे अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही थी, नॉन ऑफिशियल लोगों को मेजोरिटी नहीं थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन अगर बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया था, मतलब कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकते हैं, ऐसा बोल दिया गया था इस एक्ट में। तो मतलब देखिए स्टेट्स को ज़्यादा स्वायत्ता दी गई, सेंटर पे कोई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्दर इनलार्ज कर दिया गया, और एट बोथ द लेवल्स यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछने लगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स क्वेश्चन पूछते थे, मतलब जो डेलिब्रेटिव जो फंक्शन होता है इनको इंक्रीज कर दिया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, देखिए पहली बार कोई नॉमिनेशन हुआ वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कौन थे वो जिनको फर्स्ट टाइम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया था, तो आंसर हमेशा रहेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा भी इनका शॉर्ट नेम है। ये लॉ मेंबर की तरह वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे, लॉ मेंबर के फर्स्ट इंडियन, ठीक है, टू बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना इसको। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का। अगर बात करें 1909 की, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया गया फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे बोला गया कि मुस्लिम्स की जो इलेक्शन होगा वो सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा होगा, मतलब मुस्लिम्स को हमेशा मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये बेसिकली लाया गया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर, हमेशा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो मुस्लिम के लिए स्पेशली, तो मार्लियामेंटो सुधार या फिर फीचर ऑफ एक्ट 1909 आप इसको मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्ले सेक्रेटरी थे, ये वायसराय थे। इनको इसलिए कहा गया क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था इस एक्ट में, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। ये भी आता है क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? आंसर इज लॉर्ड मिंटो। देन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, ये भी इस एक्ट का एक अलग फीचर है कि मतलब जो ये ग्रुप्स के लिए, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए या फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जमींदार के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट लोग होंगे, इन्हीं ग्रुप से आएंगे, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। और ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को। अब बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। ये आया था लागू, बेसिकली ये एक्ट बेसिकली अगर आप इसको समझना है तो इस डेट को समझिए, अगस्त 20 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इस ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट किया था कि भारत में एक ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम इसको एक्सेप्ट किया था। उसी के बाद ये एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये फोर्स में आया था, मतलब लागू हुआ था 1921 में, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी उस समय के, और चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के वायसराय। ठीक है, तो ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे नाम आते हैं ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो पहला वाला हमेशा सेक्रेटरी होता है, दूसरा वाला हमेशा वायसराय होता है। जैसे कि मॉडले मिंटो, मॉडले हमेशा सेक्रेटरी, मिंटो हमेशा वायसराय। ठीक है, तो ये इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, रिफॉर्म भी कहते हैं, और ये लागू हुआ था 1921 में। अब इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसमें रिलैक्स किया गया था सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। तो जो पहले इंक्रीज किया गया था डायरार्की के द्वारा, ठीक है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, 2 सब्जेक्ट्स बनाए गए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। एंड सेंट्रल सब्जेक्ट पे सेंटर को बोला गया कि सेंटर आप इस पे लॉ बना सकते हैं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे प्रोविंसेस को स्वायत्ता दी गई कि आप इस पे लॉ बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, लेकिन स्वायत्ता दी गई प्रोविंसेस को, थोड़ा फ्रीडम मिला, लेकिन स्टिल इस समय तक सेंटर को ही ज़्यादा ताकत दी गई, सेंटर को सेंट्रलाइज्ड रखा गया। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो कंटिन्यू किया गया सेंट्रलाइजेशन को, सेंट्रलाइज्ड ही रहा और यूनिटरी ही रहा। यूनिटरी और सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है। अगर बात करें, तुलना करें तो स्टेट से, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहता है। ठीक है, तो वो अभी भी कंटिन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर 2 पार्ट में। देखिए, पहले सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो अलग पार्ट बना दिए गए थे। सेंट्रल सब्जेक्ट पे सेंटर्स को ताकत दिया गया था कि आप यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे प्रोविंसेस को ताकत दी गई थी कि आप यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे गवर्नर को पावर दिया गया। ठीक है, कि आप इसको एडमिनिस्टर कीजिए, इन सब्जेक्ट्स में आपके सारे पावर हैं, आप इसको एडमिनिस्टर कीजिए। एंड जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उन पे पावर दिया गया, गवर्नर विथ हिज एक्सिक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 बात है यहाँ पे, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर को पावर दिया गया, गवर्नर काम कर सकता था विद द कंसर्न्ड मिनिस्टर। मान लीजिए जिस भी सेक्टर का है मिनिस्टर, उसके साथ में काम करके उस सब्जेक्ट पे काम किया जा सकता था, गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होते थे, उनको जवाब देना पड़ता था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन जब रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे भी गवर्नर को पावर था विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल कि वो यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते थे इन सब्जेक्ट्स को, रूल बना सकते थे विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेही भी नहीं थी, और इसे कहा गया था डायरार्की। और ये लार्जली अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं था, लार्जली अनसक्सेसफुल रहा, डायरार्की फेल हो गया था। ठीक है, बाइकैमरलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का 1919 का। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और डायरेक्ट इलेक्शंस भी किए गए थे। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये है कि अब हाउसेस को 2 भागों में बांट दिया गया था, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया एंड लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। तो अभी भी हमारा जो पैटर्न है इंडिया का आज भी बाइकैमरलिज्म है, मतलब हमारे यहाँ राज्यसभा है जिसको अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, आज भी है। ठीक है, और दूसरा है लोकसभा जिसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स।
ठीक है, तो ये लोअर हाउस भी कहलाता है। तो ये सेम हमने बेसिकली यहाँ से उठाया है। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसमें 1919 में। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से एक्ट में बाइकैमरलिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे आएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो आपको आंसर ऐसे सही मारना है। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था इसी में 1990 वाले में। ठीक है, 3 मेंबर जो कि 6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, इनको इंडियन चुना गया। मतलब कि जो देखिए वायसराय के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो कि इसको हेल्प करता था, वायसराय को हेल्प करता था इनके फंक्शन में। तो इसमें 1919 में बोला गया कि 6 में से 3 मेंबर होंगे ऐसे जो इंडियन होंगे हमेशा के लिए। मतलब कि जो कंपलसरी है कि 6 में से 3 इंडियन होंगे। तो ठीक है, ये भी फर्स्ट टाइम आया था और ये आया था 1919 वाले एक्ट में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर हवा दिया गया यहाँ पे, इसको इंक्रीज कर दिया गया फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दीज पीपल। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सिख को सिख ही चुनेगा, इंडियन क्रिश्चियंस लीडर्स को इंडियन क्रिश्चियन ही चुनेंगे, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन ही चुनेंगे, यूरोपियन को यूरोपियन ही चुनेगा। ऐसा कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर इंक्रीज किया गया 1919 में। देखिए फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइज दिया गया, मतलब वोटिंग पावर दिया गया, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों को दिया गया। वैसे लोगों को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स भरते हो सरकार को, और वैसे लोग जो एजुकेटेड हो, ऐसे लोगों को पावर दिया गया कि भाई आप वोटिंग कर सकते हैं। फ्रेंचाइज इनको मिला। ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और कुछ जो पावर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, ये इनको दे दिया गया। ठीक है, नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, और कुछ जो पावर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, ये इनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल देखिए, ये सब क्या है ना, ये फैक्ट है, इस पर कुछ नहीं कर सकते। आपको थोड़ा 2-3 बार देख के रिवाइज करके इनको याद करना होता है। ठीक है, मैं समझा सकता हूँ लेकिन डेफिनेटली आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में, ये भी इस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, और प्रोविंसेस को पावर दे दिया गया कि भाई आप अपना बजट खुद ही बना सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक ही बजट बनता था सबके लिए, उसी में से डिस्ट्रीब्यूशन जाता था, लेकिन अब सेपरेट कर दिया गया। प्रोविंशियल बजट अलग बनाने लगी प्रोविंसेस, और सेंट्रल बजट तो सेंटर ही बनाती है, तो ये अलग प्रोविज़न अलग कर दिया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। तो एक बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा 1919 वाले एक्ट को 10 साल के बाद, मतलब 1929 में इस पे बेसिकली इंक्वायर करेगा, देखेगा कि सक्सेसफुल रहा कि नहीं, इसका वर्किंग कैसा रहा, इस पे रिपोर्ट बनाएगा। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करना था, लेकिन ये गठन 1929 से पहले ही हो गया। 1927 में ही 2 साल पहले ही गठन हो गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जो कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी। 7 मेंबर की ये कमीशन थी। सर जॉन साइमन इसके हेड थे। ऑल द पार्टीज बाइकाटेड बिकॉज इसके मेंबर जो 7 मेंबर थे, 7 यूरोपियन थे, ब्रिटिश थे, यूरोपियन थे, और कोई भी इंडियन इसमें नहीं था। तो सारी पार्टी जो भी उस समय के पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, उन सब ने इसको बाइकाट किया। एंड इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया इस कमीशन ने 1930 में, एंड रिकमेंड किया एबोलिशन ऑफ डायरकी को। बोला कि डायरकी को ख़त्म करना चाहिए। एक्सटेंशन की बात कही इन्होंने। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की प्रोविंसेस में, तो एक्सटेंशन की बात कही इन्होंने। और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाना चाहिए। ठीक है, विथ प्रिंसली स्टेट्स, इन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाना चाहिए। जैसे फेडरेशन में मतलब जैसे USA है, इस टाइप का प्रपोजल इन्होंने दिया था कि इन सबको मिला के एक फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया जाए। एंड इन्होंने बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सारे इनके रिपोर्ट थे, लेकिन इसको ज़बरदस्त बाइकाट किया गया था साइमन कमीशन को। साइमन जब आए थे इस कमीशन के साथ इंडिया में, तो इनको काला झंडा, गो बैक साइमन, ऐसा नारा दिया गया, काला झंडा दिखाया गया। तो साइमन कमीशन की ये कहानी है भैया, जान लो ऐसे।
इस रिकमेंडेशन पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इंडियन पार्टीज के साथ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वेन किए गए थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो थे, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन पे बात करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए गए थे, ताकि इस पे कुछ डिसीजन लिया जाए, और इसके डिसीजन में तभी सफलता मिलती जब इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती। वाइट पेपर बना, बाद में डिस्कशन भी हुआ इस राउंड टेबल, पहला फेल हो गया, दूसरे वगैरह में डिस्कशन हुआ, दूसरे तीसरे में, और वाइट पेपर तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एंड प्रिपेयर्ड, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज मेड अपॉन दीज रिकमेंडेशन। इसी की मतलब ये जो साइमन कमीशन है, इन्हीं के रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन के आता है। इन्हीं के रिपोर्ट पे डिस्कशन के बाद वाइट पेपर तैयार किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में ये वाइट पेपर था, और इसी के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कम्युनल अवार्ड क्या है, तो कम्युनल अवार्ड बेसिकली इसकी कहानी बैकग्राउंड ये है कि 1932 में, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के, उन्होंने ये स्कीम लाया, स्कीम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। उन्होंने बोला कि जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये स्कीम है, और उनको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट को, मतलब माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ ही चुनेंगे, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम लीडर को चुनना है तो मुस्लिम ही वोट करेंगे चुनने के लिए, सिख को चुनना है तो सिख ही चुनेंगे, इंडियन क्रिश्चियन को चुनना है तो इंडियन क्रिश्चियन ही वोट करेंगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, इन्हीं का दिमाग का खुरापाती था, रैमसे मैकडोनाल्ड के दिमाग की खुरापाती थी ये। कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो इन्होंने बोला कि ये तो कंटिन्यू रखो ही रखो, साथ में डिप्रेस्ड क्लास को भी इसमें ऐड कर दो, जिसको शेड्यूल क्लास है, मतलब शेड्यूल क्लास के नेता को शेड्यूल क्लास के लोग ही वोट देके चुनेंगे, ऐसा इन्होंने बोला, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इस पर गांधी जी अड़ गए, बोले कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इससे तो क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट है वो अपना कभी भी मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, उनकी पीड़ा ख़त्म नहीं हो सकती है, ये ठीक नहीं है। तो गांधी जी ने फास्ट शुरू कर दिया, बोला कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं फास्ट करूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। फास्ट अनटू डेथ इन्होंने येरावाड़ा जेल, याद रखना येरावाड़ा जेल पूना में है, यहाँ पे इन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। और इन्हीं के प्रेशर पे एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर थे वो BR अम्बेडकर थे, अम्बेडकर साहब और कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। इस पैक्ट में बोला गया कि भाई हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, बट सीट जो है रिजर्व होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, सभी को सभी चुनेंगे, लेकिन सीट रिजर्व होगा। जैसे मान लो कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, प्रोपोर्शनल टू देयर जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकल के आया। अब बात करेंगे हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे काफ़ी बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इसको जानना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। सेकेंड माइलस्टोन था, अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में बनाने की, तो ये सेकेंड माइलस्टोन था, ठीक है। फर्स्ट था कौन सा, 1858 वाला। 1858 में फर्स्ट टाइम ऐसा अप्रोच किया गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लेके आएंगे, ठीक है, भारत में। और फर्स्ट था 1919 में, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं गलत हूँ, 1919 लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था। और ये सेकेंड प्रयास था, प्रयास था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया जाए। ये काफ़ी बल्कि एक्ट है, इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। इसमें कहा गया कि इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, ठीक है। पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पे बोला गया कि देखिए भारत में एक तो प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटेन राज करता था, प्रोविंसेस ब्रिटिश
ये जो मतलब ब्रिटिश का एक्सक्लूसिव उनके हाथ में था, ऐसा एरिया भारत में जो कि ब्रिटिश के हाथ में था डायरेक्टली। और कुछ ऐसा एरिया था जो प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, मतलब वहाँ पे प्रिंसेस थे, मतलब जो राजा रजवाड़े थे वो लोग वहाँ पे शासन करते थे। तो इस एक्ट में बोला गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए, ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए, ठीक है, जिसको एक यूनिट की तरह माना जाएगा। और यहाँ पे पावर शेयर कर दिया जाएगा सेंटर और यूनिट के बीच में, दोनों के बीच में पावर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोविज़न था। 3 लिस्ट होंगे पावर शेयर में, जब बात करेंगे तो 3 लिस्ट बनेंगे। फेडरल लिस्ट जहाँ पे सेंटर लेजिस्लेट करेगा इन मैटर्स पे, जिसमें 59 आइटम होंगे, मतलब 59 आइटम मतलब 59 मैटर, ठीक है, पे सेंटर यहाँ पे लेजिस्लेट करने का पावर होगा। दूसरा लिस्ट था प्रोविंशियल लिस्ट, जिसपे पावर दिया गया प्रोविंसेस को लेजिस्लेट करने का, और इसमें 54 आइटम रखे गए थे। तीसरा लिस्ट था कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों को पावर दिया गया था, सेंटर और प्रोविंसेस दोनों को पावर दिया गया था लेजिस्लेशन करने का, कानून बनाने का। इसमें 36 आइटम था। रेसिड्यूरी जो बचे खुचे जो भी मतलब इन लिस्ट में नहीं आते हैं उनको रेसिड्यूरी पावर्स कहा गया, और इस पे लेजिस्लेट करने का पावर दिया गया वायसराय को। बट ये जो प्रपोजल था ना कभी आया ही नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन वाला, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया इसको, तो ये आया ही नहीं। एनीवे बट ये प्रपोजल था, इसलिए आपको जानना ज़रूरी था। इसमें एबोलिश कर दिया गया था डायआर्की को। डायआर्की जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि डायआर्की आया था 1919 वाले में, ठीक है, डायआर्की, इसको यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया था। तो हमेशा याद रखना कि 1935 में डायआर्की को एबोलिश कर दिया गया था। Then the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature, ठीक है। This came into effect in 1937 and was discontinued since 1939। इसका मतलब क्या है? गवर्नर को बोला गया कि जो भी प्रोविंसेस के गवर्नर होंगे उनको कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करना होगा। जो वैसे मिनिस्टर जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मिनिस्टर हैं उनके ही एडवाइस पे काम करना होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं काम करेंगे गवर्नर। ये लागू कर दिया गया था 1937 में, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में, ठीक है। और फिर से गवर्नर अपना पूरा मतलब पावर के साथ काम करने लगे, इनको एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो 1939 में इनको ख़त्म कर दिया गया। अब बात करें अगर एडॉप्शन ऑफ डायआर्की की, एडॉप्शन ऑफ डायआर्की एट सेंटर, तो देखिए प्रोविंस में डायआर्की खत्म करके सेंटर में डायआर्की शुरू कर दिया गया था इसी एक्ट में। फेडरल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। एंड बट ये प्रपोजल था और ये कभी आया नहीं ऑपरेशन में, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाईकैमरलिज्म टोटल 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाईकैमरलिज्म लगा दिया गया, मतलब 2 हाउसेस वहाँ पे होंगी। एक तो वो था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सारे आपको याद रखने हैं। बंगाल में शायद आज भी है बाईकैमरलिज्म, 100% है। महाराष्ट्र में देन मद्रास, बिहार, असम, बिहार में आज भी बाईकैमरलिज्म है, असम एंड यूपी में भी आज भी बाईकैमरलिज्म है। तो इन सारे स्टेट्स प्रोविंसेस में बेसिकली बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस का इंट्रोडक्शन किया गया, 2 हाउसेस, एक अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट भी लाया गया फॉर डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर। तो फर्दर एक्सटेंशन हुआ यहाँ पे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो फर्दर एक्सटेंड किया गया किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जिनको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और वुमेन के लिए, लेबर के लिए, ठीक है। ये 1935 वाला ही है। एबोलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया गया। देन जो फ्रेंचाइज था, जो वोटिंग राइट था, उसको फर्दर इंक्रीज किया गया। और मतलब जो भारतीय जनता थी उसका 10% लोगों को वोटिंग के राइट दिए गए। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो नहीं, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया 10% लोगों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन इसी एक्ट के द्वारा हुआ था, और इसलिए किया गया था ताकि कंट्रोल किया जा सके करेंसी और क्रेडिट, कंट्री के करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन हुआ। अब इस बात को समझो, फेडरल मतलब जैसे अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। ये बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अधिकारियों को चुनने का काम करता था। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि आज के डेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वैसे उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया। और वैसा एक मतलब वैसे स्टेट्स के लिए जो दो स्टेट का जो के अधिकारियों के चयन के लिए जो कमीशन बना, उनको कहा गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल कोर्ट का भी गठन किया गया, जो गठन हुआ 1937 में। फेडरल कोर्ट इंडियन, अब बात करेंगे लास्ट एक्ट की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं इसको। 1947 में ये बेसिकली एक्ट बना था। ये बेसिकली अब थोड़ा डेट वाइज समझो, फरवरी 20 1947 को क्लीमेंट एटली जो कि पीएम थे ब्रिटेन के, उन्होंने बोला कि जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा बाई जून 30, 1948, ठीक है, ये याद रखो, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। एजिटेशन शुरू हो गया मुस्लिम लीग में, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि इन्होंने तो बोल दिया कि भाई ब्रिटिश शासन ख़त्म हो जाएगा जून 30, 1948 को, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो हम मांग कर रहे हैं पाकिस्तान की, भारत के विभाजन की, वो उसका क्या। तो इनके बीच में एक वेगनेस आ गई, इनके क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, तो इनके बीच में एजिटेशन शुरू हो गया, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में। फिर क्या हुआ, इनके एजिटेशन की वजह से जून 3, 1947 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वेयर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। लॉर्ड माउंटबेटन द वायसराय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान। माउंटबेटन प्लान जिसको बोला गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। इस एजिटेशन की वजह से क्लीमेंट एटली जो उस समय के पीएम थे, उन्होंने जून 3, 1947 को कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा ना, वो उस एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, कंट्री के उस एरिया पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ के लोग इसको नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोल दिया क्लियरली, मतलब मुस्लिम लीग को शांत किया इन्होंने। और उसी दिन जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपना एक प्लान लेके आए, जो कि उस समय के वायसराय थे, इंडिया के वायसराय थे उस समय, और उन्होंने ये पार्टीशन प्लान लाया कि भाई ये ऐसे पार्टीशन करेंगे भारत पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान। और उसी प्लान को दोनों ने मान लिया, इंडियन मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इन दोनों ने इसको मान लिया। और इसी के बाद, इनके मानने के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया 1947 और भारत का विभाजन हो गया, भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब बात करेंगे फीचर ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के फीचर की बात करेंगे, ठीक है। इसने एंड कर दिया ब्रिटिश रूल का, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उसको ख़त्म कर दिया और इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट घोषित कर दिया गया। अगस्त 15, 1947 को भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। पार्टीशन हुआ भारत का दो भागों में, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का मतलब ये है कि ये डोमिनियन हुआ करती थी कॉमनवेल्थ की, मतलब ये हमेशा डोमिनेशन रहेगा, जो कॉमनवेल्थ का रहेगा। डोमिनियन में, दो डोमिनियन में विभाजन हुआ भारत का, इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दो डोमिनियन बन गई विथ द राइट टू सक्सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और इनको राइट दे दिया गया कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकल सकते हैं, ठीक है। एबोलिश कर दिया गया ऑफिस ऑफ वायसराय, ठीक है, वायसराय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया, बिकॉज अब तो भाई भारत आज़ाद हो गया तो वायसराय की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया ब्रिटेन के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो वायसराय का पोस्ट तो ख़त्म कर दिया गया, ऑफिस ही ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बोला गया कि गवर्नर जनरल लेकर रखेंगे, जब तक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं आ रहा है तब तक हम गवर्नर जनरल रखेंगे दोनों डोमिनियन के लिए। और ये
वो वैसे गवर्नर जनरल होंगे जो कि कैबिनेट सजेस्ट करेगा, ठीक है। दोनों डोमिनियन के कैबिनेट जो सजेस्ट करेगा उसी के सजेशन पे गवर्नर जनरल रखेंगे, ठीक है। इस एक्ट ने इम्पावर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को, बोला गया कि फ्रेम कीजिए, एडॉप्ट कीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मन करे वैसा बनाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों बेसिकली शुरू में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, लेकिन जब विभाजन हो गया भारत का तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, और इनका काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो इनको पावर दे दिया गया ब्रिटेन के द्वारा कि भाई आप अपना फ्रेम कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट कीजिए, ठीक है, जैसी मर्जी वैसा बनाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ट्रीटीज़ जो साइन हुई थी ट्राइबल एरियाज में वो सब खत्म हो गई इस एक्ट के साथ, ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट होने लगे। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हुआ इस एक्ट में कि बोला गया कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो वो ज्वाइन कर ले डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहे, रिमेन इंडिपेंडेंट। ये 3 पावर दिए गए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। तो बोला गया कि भाई जब तक आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है तब तक आप एक काम कीजिए, दोनों डोमिनियन को हम बता रहे हैं, ब्रिटेन ने बोला कि आप तब तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काम चलाइए, इसके प्रोविजंस को अप्लाई रखिए, आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो तब तक जब तक कि आपकी खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तब तक आप इसी से काम चलाइए, ठीक है। देन ब्रिटिश मोनार्क को जब वीटो पावर था किसी भी बिल पे, वो वीटो पावर भी ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज इंडिया आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, लेकिन जो वीटो का राइट था वो गवर्नर जनरल के लिए अभी भी रिजर्व रखा गया था जब तक कि पूरी तरीके से भारत या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आ नहीं जाता था। ड्रॉप कर दिया गया था टाइटल ऑफ एम्पेरर ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डिसकंटिन्यू कर दिया गया था अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। देन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14 and 15 August 1947 British rule came to an end and power was transferred to the 2 new independent dominions, इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India, ठीक है। The Constituent Assembly of India formed in 1946 become the Parliament of the Indian Dominion, जिसको interim government भी कहा गया था। बिकॉज देखिए 1946 में हम ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में कुछ तो मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए था, कुछ तो शासन के लिए लोग होने चाहिए थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही पार्लियामेंट बन गई इस ड्यूरेशन के बीच में, 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 तक के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग थे, इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए बात को समझिए कि इंटरिम गवर्नमेंट होता क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या था उस समय। देखिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था अभी भी बन रहा था और वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इस बीच में कोई तो गवर्नमेंट होना चाहिए था, कोई तो सरकार बननी चाहिए थी जिसको इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे यूज किया जा सके। तो इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वही उन्हीं लोगों से बन गई इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में क्या पावर्स किन लोगों को दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर का पावर दिया गया था, कॉमनवेल्थ रिलेशन का पावर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। डॉक्टर जॉन मिठाई को इंडस्ट्री एंड सप्लाई दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया, सरदार जी थे। CH भाभा को वर्क, माइंस एंड पावर दिया गया था। लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया था। अब्दुल रब निस्तर को पोस्ट एंड एयर दिया गया था। असफ अली जो कि एक महिला थी, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया था। C राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट दिया गया था। I चुंदरीगर को कॉमर्स दिया गया था। गजनाफर अली खान को हेल्थ दिया गया था। जोगिंदर नाथ मदन लाल को लॉ दिया गया था। फर्स्ट कैबिनेट, पहला जो कैबिनेट बना था 1947 में, उसमें कौन कौन से लोगों को क्या क्या पावर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू बट नेचुरल प्राइम मिनिस्टर बने। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर, साइंटिफिक एंड रिसर्च, ये सारे डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू ने देखना शुरू कर दिया। सरदार पटेल ने होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट वगैरह सब कुछ सारे मैटर देखे। राजेंद्र प्रसाद ने फूड एंड एग्रीकल्चर देखा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एजुकेशन टेक ओवर किया। डॉक्टर जॉन मिठाई ने रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। RK सन्मुगम चेट्टी ने फाइनेंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लॉ। जगजीवन राम ने लेबर। सरदार बलदेव सिंह ने अगेन डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। CH भाभा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई ने कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आज की डेट में भी बहुत सारे श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पे योजनाएं आती हैं। इंडस्ट्री एंड सप्लाई दिया गया। VM गार्डगिल को वर्क, माइंड एंड पावर दिया गया। सो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें बेसिकली बैकग्राउंड देखा हमने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों को उसके साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन वगैरह सब प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।